हो गया। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने अपने घरों में रहते हुए या ड्यूटी में रहते हुए हमारे लेक्चर सुन रहे होंगे। और जो टेलीग्राम ग्रुप में जो पैड कोर्स चलता है उसमें आप अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं बीपीओ की जो क्लास में जो भाग एक है उसमें जो पहली लाइन थी, जो हमारी परंपरागत पंचायतें हैं और ब्रिटिश से राज में उनका कैसे विकास हुआ है। तो पहली 3 कक्षाओं में हमने देख लिया कि परंपरागत यानी हिस्ट्री में कैसे पंचायतों का डेवलपमेंट हुआ है, क्या-क्या बदलाव आए थे। और ये सारा चीज हमने 3 क्लासों में देख लिया। आपको उसके नोट्स भी दे दिए गए जो क्लास में आपको यहाँ लिखवाए लेक्चर हुए थे उसके। अब आज से हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल में कैसे पंचायती राज व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उस पर विकास क्रम में कैसे परिवर्तन आए, क्यों रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ बहुत सारे कमीशन हैं। अब हाउ हाउ हाउस कमीशन के बारे में आप सुनेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट होंगे, उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं कि ब्रिटिश काल में कैसे स्थानीय स्वशासन डेवलप। स्थानीय स्वशासन का विकास। ब्रिटिश काल में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि इसके कारण क्या थे कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वशासन प्रणाली में थोड़ा हस्तक्षेप करना पड़ा। और उन्हें क्यों लगा कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली को थोड़ा सा मजबूती की ओर ले जाना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री के काल में देखा जाए तो मध्यकाल जो पीरियड था उसमें स्थानीय जो स्वशासन या पंचायती व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे कर कर उसके जो तत्व थे वो कमजोर होने लगे। स्थानीय संस्थाएं थोड़ा कुंद होने लगी थी, संकुचित होने लगी थी, उनके अधिकार कम कर लिए गए थे, महिलाओं की भागीदारी कम होने लगी थी, निचला जो निम्न वर्ग था उसकी भागीदारी कम होने लगी थी, तो उच्च वर्ग का बोलबाला था। हालांकि संस्थाएं बनी रही लेकिन उन संस्थाओं का अस्तित्व लगभग विहीन होने लगा था। इसलिए ब्रिटिश जब भारत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन ये बाद में इस प्रणाली की तरफ जब देखा कि कई सारे ऐसे कारण उभर के सामने आ रहे हैं कि उन्हें स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने में या उनके सुधार करने के लिए कई सारे प्रयास करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। भाई देखते हैं कौन कौन से कारक थे। पहला कारण था यूरोप। यूरोप की परिस्थितियां। यूरोप की परिस्थितियां, चूंकि यूरोप में इस समय तक क्या हो रहा था कि वहां पर पुनर्जागरण काल प्रारंभ हो चुका था और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से शुरू हो चुकी थी। इसलिए वहां का जो शहरी प्रशासन था, जो नगरीय प्रशासन था, वो काफी मजबूत हो रहा था। वहां पर नगर पालिकाएं जैसी व्यवस्थाएं थी। तो उन्हीं संदर्भों को देखते हुए वहां के आम नागरिक, वहां के जो ब्रिटिश आला अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय क्षेत्र में भी ऐसी प्रणालियां शुरू करने के लिए यहाँ के अधिकारियों पर दबाव डाला, किसी न किसी तरह की। वहां जो जैसा यूरोप में डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो या सोशल डेवलपमेंट हो रहा हो, उसी के मद्देनजर रखते हुए जो परिस्थितियां वहां थी उन्हीं का कुछ ना कुछ परिवर्तन रूप यहाँ पर लाने का प्रयास वहां के आला अधिकारियों के माध्यम से किया गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि जो कंपनी थी, कंपनी की जो वित्तीय स्टेटस यानी फंड या फाइनेंशियल स्टेटस लगातार गिरता जा रहा था। चूंकि यदि 1857 की क्रांति का जिक्र किया जाए तो उस समय पहली बार था कि बड़े पैमाने पर
ब्रिटिश को भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ा। उन्हें जब समझ में आया कि इस समय भारतीय असंतोष पनप रहा है, इस वजह से उन्होंने अपनी जब सैन्य व्यवस्था में कई सारे बदलाव किए, तो उन्होंने यह भी पाया कि यदि उन्हें बड़े से क्षेत्र पर अपना प्रशासन लगातार बनाए रखना है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा फंड चाहिए होता था। चूंकि इस समय फंड की कमी आने लगी थी, और इस वजह से जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल था, वहां पर वित्तीय प्रॉब्लम की वजह से वहां पर स्थानीय प्रशासन उतना सुचारू रूप से चल नहीं रहा था। तो दूसरा कारण ये था कि जब कंपनी की वित्तीय स्टेटस खराब होने लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना स्थानीय लेवल पर ही जो वहां की संस्थाएं हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसे अधिकार प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि वहां से वो अपने सोर्स जनरेट करें और उस सोर्स का प्रयोग वहां के विकास के लिए करें। तो वहां की वित्तीय स्टेटस खराब होने लगी थी। इस वजह से कंपनी ने स्थानीय निकायों को मजबूती दी, ताकि वहां का प्रशासन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो और वहां पर विरोध या विद्रोह की भावना न पनप सके। और थोड़ा सा टैक्स लगाने के अधिकार दे दिए, ताकि वो सेल्फ रेवेन्यू करके अपने यहाँ सुचारू रूप से प्रणाली चला सके। ठीक है, अगला कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण है कि कई सारे उदारवादी व सुधारवादी अधिकारी, जैसे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, ईटीसी, अन्य ऐसे अधिकारी थे जो भारतीय समाज से अपनी सहानुभूति रखते थे, और वो चाहते थे कि प्रशासनिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, और भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए, मानवीय अधिकार उन्हें प्राप्त किए जाए। तो इससे पहले भी आप बहुत सारे अधिकारियों के नाम सुन सकते हैं जिन्होंने भारतीय क्षेत्र में अपने बहुत मतलब भारतीयों का सहयोग किया, चाहे वो धार्मिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो। जिसमें से एक सती प्रथा उन्मूलन एक्ट के बारे में जब आता है कि जब राजा राम मोहन राय ये सती प्रथा उन्मूलन का अभियान लेकर अ, अपने प्रयासरत थे, तो उस समय विलियम बेंटिंक ने उनकी बहुत सारी मदद की थी, और उस कानून को पारित करने में सबसे बड़ा योगदान विलियम बेंटिंक का ही था। तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन जैसे उदारवादी या सुधारवादी अधिकारी थे, जो भारतीय क्षेत्र में लगातार अपना प्रयास कर रहे थे कि वहां की स्थानीय प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। चौथा क्या था, एक कारण और जो अंततः समझना चाहिए, भारत में एक थ्योरी का गठन तेजी से उसका प्रसार भी हुआ, गठन भी हुआ, उसका नाम था आर्थिक निर्गमन का सिद्धांत, जिसे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमी वेल्थ ड्रेन थ्योरी दी थी, मतलब ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ की थ्योरी दी थी, मतलब आर्थिक निगमन का सिद्धांत, निर्गमन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का मतलब था दादा भाई नौरोजी ने ये सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत में सिंपल सी बात ये कही की जा रही थी कि जो भारतीय पैसा, जो भारतीय इकोनॉमी, जो यदि भारतीय इकोनॉमी में जो रिसोर्स जनरेट होता, संसाधन जनरेट होते हैं, वो सारा का सारा पैसा ब्रिटेन किसी ना किसी के माध्यम से अपने देश लिए जा रहा है। जैसे उन्होंने जब रेल की प्रणाली शुरुआत की भारत में, तो ऐसा माना जाता है कि उस पर जो बाहर से ब्याज लिया, तो उस ब्याज को चुकाने के लिए भारतीयों पर, भारतीय अधिकारियों पर, या भारतीय साम्राज्य, भारतीय शासन को जिम्मेदार ठहराया, और वहां से ब्याज के रूप में बहुत सारा मोटा इनकम लेके जाते थे। जो कंपनी के अधिकारी थे, उनका वेतन भत्ता सारा भारतीय फंड से ही इनको जाता था। तो बहुत सारे इकोनॉमिक चार्जेस लगाकर वो यहाँ से पैसा लेकर विदेश ले जाते थे। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आप हमारे देश में
आर्थिक लूट मचाए हुए, जिसकी वजह से भारतीयों में आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना जागृत हुई। जब देखा कि भारतीय पैसा किसी तरह ब्रिटेन जा रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहां से पैसा नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि इस सिद्धांत में जो राष्ट्रवाद शब्द आता है या राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर लोकल लेवल पर या लोकल लेवल की जो बॉडीज हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स जनरेट कर देते हैं, और इस टैक्स जनरेट का उपयोग डेवलपमेंट में, स्थानीय डेवलपमेंट में जब किया जाएगा तो जो स्थानीय असंतोष बनेगा उसको हम समाप्त करने में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रति व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में नहीं चाहिए होता है। तो वही चाह रहे थे कि यदि आर्थिक राष्ट्रवाद को कुचलना है तो हमें लोकल लेवल पर ऐसी स्थानीय स्वशासन प्रणालियों को मजबूत करना होगा। हालांकि देखिए, ब्रिटेन ने हिस्ट्री पढ़ने के दौरान या पूरी प्रणाली को समझने के दौरान एक चीज पर मैं निष्कर्ष में स्वयं पहुंचा हूं, ये किसी और का निष्कर्ष नहीं है, कि ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यदि उन्होंने कोई सुधारात्मक कदम उठाए, उसके पीछे उनका छुपा हुआ स्पष्ट कारण था कि भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसलिए वो भले बहुत सारे एजुकेशन लेवल पर काम करे या हेल्थ लेवल पर काम करे या रिफॉर्म चाहे सोशल हो चाहे रिलीजियस लेवल पर काम हो, भले वो ऐसा काम कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का भारतीय व्यक्तियों का ज्यादा योगदान था उन पर दबाव बनाने में, ताकि वो सुधार के लिए कुछ ना कुछ काम करे। हालांकि उस सुधार में बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाते थे। हमने देख लिया ये चार कारण प्रमुख रूप से हैं। अब हम समझते हैं, क्योंकि इन्हीं कारण से आपको पता चलेगा कि सबसे पहले यदि लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकृत की बात करेगा तो क्यों करता है। इसके पीछे कारण है कि वित्तीय विकेंद्रीकृत का मतलब था कि स्थानीय लेवल पर टैक्स लगाने की छूट दे देना, तो उसके पीछे यही कारण थे, आर्थिक राष्ट्रवाद को कुचलना। यदि लॉर्ड रिपन ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देना चाह रहा था, तो उसके पीछे भी यही कारण था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार निचले लेवल तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो जो ब्रिटेन में जैसी प्रणाली है वहां पर भी स्थापित हो जाएगी, और जो भारतीयों में असंतोष किसी तरह का पनपेगा तो उन्हें बताएंगे कि हमने आपको प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने के लिए हमने आपको स्वयं को आपको अधिकार दे रखे हैं। तो बहुत सारे जैसे हॉबोस की कमेटी आएगी, आगे बहुत सारे एक्ट आएंगे, बंगाल चौकीदार एक्ट हो, बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट आएंगे जिसका विवरण हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि प्रथम चरण में हम देखें कि प्रथम चरण में क्या क्या सुधार। प्रथम चरण में सबसे पहले 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की। क्या किया? सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की मद्रास से। मद्रास में इन्होंने सबसे पहले एक प्रयोग किया, नगर निगम। चूंकि मद्रास क्षेत्र में नगर निगम शुरुआत करने के पीछे उनका सिंपल सा उद्देश्य था कि वहां शुरुआती दौर में ब्रिटेन को दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो बंदरगाह की जो स्ट्रक्चर था या बंदरगाह थे उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना था। इसलिए नगर निगम जब मद्रास में प्रणाली शुरू की तो ताकि वहां पर स्थानीय लेवल पर अपने लिए ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए, ब्रिटिश नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां पर नगर निगम जैसी प्रणालियों की शुरुआत की, जिसमें से बहुत सारे अधिकार, छोटे छोटे अधिकार दे दिए। देखिए, जो नगर निगम था उसकी पहली विशेषता में देखा जा सकता था कि ये ब्रिटिश जो नगर पालिका थी उसी के समान थी, लगभग उसी के समान या उसी से प्रेरणा लेकर यहां पर नगर निगम की स्थापना कर दी थी। फिर इसके बाद इनमें दूसरा था कि इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए टैक्स लगाने के। टैक्स में था एक गिल्ड सिस्टम या गिल्ड सिस्टम में, गिल्ड सिस्टम का मतलब था
व्यापारी जो बस्तियां थी उन उनको नियंत्रण या उन पर प्रशासन चलाने के लिए उन पर टैक्स बहुत सारे लगा दिए जाते थे और बहुत सारा संरचनात्मक जैसे रोड ईटीसी का डेवलपमेंट करने के लिए निर्माण टैक्स जैसे व्यवस्थाएं कर दी गई। तो शुरुआत में मद्रास में ये प्रणाली शुरुआत हुई 1687 में। इसके बाद धीरे धीरे करके कैसे आगे डेवलपमेंट शुरू होगा, क्योंकि 1687 के बाद काफी समय तक अंग्रेजों ने इस स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्वशासन लेवल पर कोई बातचीत नहीं की, जब तक बाद में जब 1857 की क्रांति हुई फिर उसे उन्हें लगा कि नहीं अब सुधार की आवश्यकता है, तब उन्होंने सुधार करने का प्रयास शुरू किया। देखते हैं द्वितीय चरण में क्या था। द्वितीय चरण की शुरुआत में देखें तो सबसे पहले देखा जा सकता है कि जो 1864 से लगभग 1870 के आसपास पहला चरण, इसमें सबसे बड़ी विशेषता कि इन्होंने क्या किया, जो स्थानीय लेवल की बॉडी थी जो शुरुआत से चली आ रही थी उनमें उन्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी, थोड़ी सी स्वायत्ता प्रदान की। हालांकि इन स्वायत्ता के पीछे उनकी ही उद्देश्य थी, उनका ही छुपा हुआ उद्देश्य था, अपने ही उनके ही हित थे। और उनमें एक ही कमी यह रह गई कि सारे के सारे जो अधिकारी या कर्मचारी जो नियुक्त किए जाते थे या जो सदस्य नियुक्त होते थे वो सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ही नॉमिनेट होते थे। मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में ही स्थानीय स्थानीय निकायों को इन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन क्या रखा, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था रखी ताकि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा प्रवेश ना मिले और उसका एक प्रमुख अधिकारी या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड हुआ करते थे वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता। मतलब एक तरह की बॉडी बना दी, कहा कि हम आपके लिए स्थानीय स्वशासन का प्रयोग करेंगे, स्थानीय स्वशासन आपके लिए बनाएंगे, लोकल बॉडी बनाएंगे जिसमें से सारे के सारे जो सदस्य होंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे और जो उसका प्रमुख हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और उसी के पास ये सारे अधिकार होंगे कि वो किस लेवल पर उन्हें कार्य सौंपता है, कौन से कार्य करवाने हैं। सारे अधिकारी, यही अधिकारी सारे के सारे इस बॉडी के निर्णय लेता था। तो पहली बार माना जाता था कि नगर निगम शुरू हुआ। दूसरी बार जब 57 की क्रांति हुई उसके बाद दबाव महसूस हुआ और 63 में ही 1863 में ही आर्थिक निर्गमन का सिद्धांत आ गया था तो उन पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगा था। फिर इसके बाद देखा कि नहीं 63 के बाद डायरेक्ट 64 में ही ये प्रशासनिक प्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन शुरू करना चालू कर दिया। तो लगने दिख नहीं रहा आपको, 63 में यदि ला रहे हैं तो 64 में यदि भारतीय दबाव नहीं होता तो फिर शायद अभी ये और डिले कर देते। फिर इसके बाद देखते हैं और क्या बदलाव आया। तीसरा चरण, तीसरा चरण ज्यादा इंपॉर्टेंट, शुरुआती चरण इंपॉर्टेंट है पर तीसरा चरण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें लॉर्ड मेयो ने एस बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे प्रशासनिक जो सुधार था वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ। प्रशासनिक सुधार में सबसे बड़ा सुधार उन्होंने किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वित्तीय सोर्स होते हैं वो सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रहेंगे, वो लोकल लेवल पर भी वो इन सोर्सों को जनरेट किया जाएगा और उस जनरेट का जो संसाधन या रिसोर्स इकट्ठा होगा उस रिसोर्स का प्रयोग लोकल लेवल पर ही किया जाएगा। मतलब एक तरह से आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कराने के लिए लॉर्ड मेयो ने ही 1870 में एक प्रस्ताव लाए और इस प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने क्या किया, वित्तीय विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण
वित्तीय विकेंद्रीकरण किया। वित्तीय विकेंद्रीकरण में सबसे पहले क्या किया, जो प्रांत थे, प्रांतों को कह दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवस्थाओं को आपको देखना है। इसके साथ जो व्यवस्थाएं यदि आप देखेंगे तो आपको ये लोकल लेवल पर टैक्स लगाने का हम आपको अधिकार दे रहे हैं, ताकि आप सेल्फ का बजट जनरेट कर पाए और आपकी जो वित्तीय निर्भरता केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है वो खत्म की जा सके। जैसे वर्तमान में यदि भारतीय प्रणाली को देखें तो आप क्या देखते हैं कि केंद्र कुछ कर लगा सकता है, केंद्र के पास कुछ कर लगाने का अधिकार है, कुछ वसूलने का अधिकार है। इसी तरह राज्यों को बहुत सारे कर लगाने का अधिकार रहता है और वसूलने का अधिकार रहता है। वहीं लोकल लेवल पर राज्य कुछ अधिकार, नीचे लेवल पर लोकल बॉडी पर, नगर पालिका, नगर निगम परिषद पर, नगर निगम पर बहुत सारे अधिकार छोटे छोटे टैक्स के रूप में उन्हें बहुत सारे अधिकार दे देता है। इसलिए कहा जाता है कि जब केंद्र अपने कुछ अधिकार राज्यों को देता है, राज्य कुछ अधिकार लोकल बॉडी को देता है, उसे ही वित्तीय विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो जैसे ही वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रोसीजर आया तो केंद्र ने कुछ प्रांतों को अधिकार दे दिए कि आप अपना बजट स्वयं जनरेट कीजिए, केंद्र पर आप ज्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए। यदि आप ज्यादा से ज्यादा प्रांतों को टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाएगा, टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा होगा, एकत्र होगा और उस राजस्व का प्रयोग क्या कर सकते हैं आप, विकास कार्यों में कर सकते हैं। और इस एकत्रीकरण का एक प्रयोग क्या हो सकता है लोकल बॉडी को आप फंड दे सकते हैं, फंड से दे सकते हैं, लोकल बॉडी को आप फंड भी दे सकते हैं, अपने स्तर पर काम भी करवा सकते हैं। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि इसी समय आपको मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर था, समझिए। तो ये मतलब एक तरह से भारतीयों का ही प्रयास या भारतीयों का ही दबाव था कि अधिकारियों को वहां पर झुकना पड़ता था। ठीक है, आप समझिए, हिस्ट्री भी समझिए तो तथ्यों के साथ समझिए, क्रमशः समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने आपको सारे पहले कारण सारे के सारे पहले समझा दिए हैं, क्योंकि उन्हीं कारणों से ही आपको सारे सुझाव समझ में आएंगे कि आगे कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। हालांकि एक एक नोट में एक बात और कहना चाहूंगा कि 1861 में भारतीय शासन अधिनियम भी आया था। इस अधिनियम की सिंपल सी विशेषता थी कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। क्योंकि यदि आप देखें कि 1773 में पहली बार जब चार्टर अधिनियम लाने शुरू हुए तो उन्होंने पहले क्या किया, सत्ता का केंद्रीकरण करना शुरू कर दिया था, सारी पावर एक सेंटर में रख दी। लेकिन जैसे ही आगे के डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे गुजरते गए, 1773 के बाद 1813 का एक्ट हो या 1833 का एक्ट हो या 1853 का एक्ट हो या 1858 का एक्ट हो, जब 1857 की क्रांति हुई बृहद लेवल पर, तो अंग्रेजों को समझ में आ गया यदि भारतीय क्षेत्र पर आपको ज्यादा समय तक रहना है तो आपको यहाँ के लोकल लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर आपको पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। तो इसलिए जब 1861 में एक्ट आया बना, उसी समय बहुत सारे जो प्रांत थे उनको बहुत सारी अधिकार दे दिए गए, लोकल लेवल पर अधिकार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए और पहली बार वहां वहां पर भारतीयों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो इस एक्ट को भी याद रखें, कभी कभी पूछ सकता है कि एक्ट क्या था। ठीक है, 3 हो गए, चौथा चरण। जैसे ही 1870 में लॉर्ड मेयो ने अपने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा, तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या होगा कि चूंकि बंगाल क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा समय तक ब्रिटेन रहे
और बंगाल भूमि को ही इन्होंने सर्वाधिक उपयोग किया, क्योंकि यदि आप प्लासी के युद्ध हो या बक्सर के युद्ध हो तो ये प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े बंगाल की भूमि में ही गए थे, बंगाल की भूमि के क्षेत्र को विजित करने के उद्देश्य से ही लड़े गए थे। तो बंगाल में कुछ शुरुआती दौर में सुधार करने को मिलते हैं लॉर्ड मेयो के ही प्रयास से। कुछ जो एक्ट आए थे तो उन्हीं का थोड़ा सा लोकल बॉडी पर या प्रांतों पर, प्रांतीय लेवल पर उन्होंने कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रयास किया। तो पहला सुधार का प्रयास क्या था? बंगाल में चौथे चरण की बातें कर, बंगाल में 1870 में ही एक एक्ट पारित किया गया, बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870। बंगाल चौकीदार अधिनियम क्या था? बंगाल चौकीदार अधिनियम में क्या होता था कि चौकीदार की नियुक्ति कर दी जाती थी, और चूंकि चौकीदार यदि कर्मचारी के रूप में काम करेगा तो उसे कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगा या वेतन मिलेगा। इस पेमेंट की पूर्ति के लिए क्या किया गया कि जो लोकल लेवल पर गांव थे या लोकल जो ग्राम थी या ग्राम सभा बोल सकते हैं, उन्हें क्या किया गया, उन्हें कुछ ना कुछ मात्रा में टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया। इस टैक्स जब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ फंड प्राप्त होगा उनको, और इस फंड का उपयोग वो कहाँ करेंगे? इस फंड का उपयोग ये इसके पेमेंट में करेंगे। इसलिए माना जाता है जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का पहला एग्जाम्पल के रूप में बंगाल चौकीदार अधिनियम आया। फिर इसके बाद क्या होता है, अगला अधिनियम देख लेते हैं। अगला बंगाल क्षेत्र में ही 1871 में एक कानून आया था, बंगाल जिला बोर्ड उपकर, बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम। उपकर को इंग्लिश में सेस बोलते हैं, सेस और सरचार्ज। चूंकि ये इकोनॉमिक टर्म है जो टैक्सेशन व्यवस्था में आप कभी न कभी सुनते होंगे कि जो इस टैक्स प्रणाली से जुड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को मालूम होगा कि सेस क्या होते हैं, सरचार्ज क्या होते हैं। सेस और सरचार्ज एक तरह से क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। मतलब यदि जितना आप टैक्स देते हैं उसी के ऊपर एक अलग से टैक्स लगा जाता है, उसी को उपकर बोलते हैं। कर के ऊपर एक और कर लगा देना ही उपकर या सेस कहलाता है। तो बंगाल जिला बोर्ड उपकर मतलब सिंपल सा समझिए, एक जिला होगा, जिला में एक डेवलपमेंट बोर्ड होगा, उस डेवलपमेंट बोर्ड को बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स लगाने के अधिकार देते हैं। तो ये मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रयासों में पहला आप चौकीदार अधिनियम देख सकते हैं, दूसरा है जिला बोर्ड उपकर अधिनियम देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से ही रूरल एरिया पर पहली बार स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान की गई। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम था। इसके बाद ही चूंकि ये दौर खत्म हो गया फिर लॉर्ड रिपन आते हैं। आपने सुना होगा कि इन लॉर्ड रिपन के बारे में एक चीज कही जाती है कि इन्हें ही फादर ऑफ लोकल बॉडी बोला जाता है, मतलब स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नेंट के पिता, मतलब फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट। तो क्यों कहा जाता है लॉर्ड रिपन? अब इसको समझते हैं कि लॉर्ड रिपन कौन था। चूंकि लॉर्ड रिपन ब्रिटिश जब काल चल रहा था तो उस समय भारतीय वायसराय की भूमिका में आया था, और इन्होंने बहुत सारे काम करवाए। जैसे एक काम आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनगणना को नियमित रूप से शुरू करने का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड
मेयो करते हैं, मेयो के बाद रिपेन करते हैं। मेयो 72 में शुरू कर देते हैं और रिपेन नियमित जो दशकीय जनगणना होती है, तो लॉर्ड रिपेन का वहां भी योगदान होता है। क्योंकि लॉर्ड रिपेन एक उदारवादी वायसराय था, मतलब वो चाहता था कि लोकल लेवल पर काम ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वो चाहता है कि जो अ, आम व्यक्ति है उसके जो मूलभूत अधिकार है उनकी सुनिश्चित कैसी की जाए। तो हालांकि बाद में जो सार निकल के आता है तो यही निकल के आएगा कि वो उनका कहीं ना कहीं छिपा हुआ ब्रिटिश हित ही था। क्योंकि जो दबाव उस समय पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही 1885 में उससे पहले 1885 में जैसे ही आईएनसी का स्थापना होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी, तो उससे पहले भी छोटी छोटी संस्थाएं गठित हो रही थी जो कहीं न कहीं संस्था ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाए हुए थी। चाहे बहुत सारे अधिकारी हो या बहुत सारी ब्रिटेन में जो संस्थाएं हो, संस्थाओं में बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे मैं एक नाम लूं, इंडिया हाउस का नाम ले सकता हूँ, और बहुत सारे थे। जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात कर सकता हूँ। तो छोटे छोटी जो बॉडीज थी वो कहीं ना कहीं अधिकार डालती थी। क्योंकि लॉर्ड रिपन के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, ये जनगणना से भी जुड़े हुए हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। हालांकि आपको एग्जाम लेवल पर यही याद करना है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि ये पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से आएगा, उसमें जो आंसर होगा और लॉर्ड रिपन ही आपको टिक मारना होगा। लेकिन आप सोचिए, क्या ये स्थानीय स्वशासन के पिता हैं? यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आएगा नहीं। पिता का मतलब क्या होता है? जिसने जन्म दिया। कि क्या इन्होंने स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत करने वाले क्या पहले व्यक्ति थे? हिस्ट्री आप जैसे ही आप हिस्ट्री को खोल के मेरे पहले लेक्चर में ही जाएंगे तो आपको पहले ही समझ में आएगा कि ये तो भारतीय प्रणाली जो वैदिक काल से चली आ रही। चूंकि आजादी के बाद जो हिस्ट्री लिखी गई या जो आजादी से पहले जो हमारी पुस्तकें लिखी गई, उनमें ब्रिटेन या ब्रिटिश प्रभाव बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसमें जो साम्यवादी ताकतें थी वो ज्यादा हावी थी, पूंजीवादी पूंजीवादी ताकतें वो ज्यादा। ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उस समय, जो प्रभावशाली अधिकारी थे, वो हावी थे। तो क्या आपको लगता है, इस लाइन को आप खुद समझिए, स्थानीय स्वशासन का पिता, जैसे मैं आपको बोल दूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन, तो आप अरस्तु का नाम ले लें। ठीक है, फिर उसके पीछे तर्क देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पौधों और जीवों के बारे में वर्णन किया या कुछ भी काम किए, तो इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी बोल देते हैं। पहली बार ऐसा काम किया। लेकिन स्थानीय स्वशासन का पिता, क्या इन्हें मानना उचित है? पेपर में उचित है, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ने के स्टूडेंट, चूंकि आप स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए, यदि पिता है या जनक है तो ऐसी बात। लेकिन हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि ये शब्द देने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि चूंकि यदि हम हिस्ट्री के कालों के देखें तो वैदिक काल में बॉडी स्टैब्लिश हुई, डेवलप हुई, आगे डेवलप होती गई। मध्यकाल पूर्व पूर्व की स्थिति में यदि पीक लेवल में मान के चलो कि वो अपनी पीक लेवल पर थी, इसके पास मध्यकाल जैसे ही शुरू होता है तो वो क्या होती है, बॉडी डिक्लाइन फेज में जाती है। डिक्लाइन फेज में जाती है तो उसी समय ब्रिटेन व्यापारी कंपनी के रूप में आता है, और ब्रिटेन के जब आ जाता है तो उससे कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद नीचे और ही डिक्लाइन होता है। हालांकि जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद लॉर्ड मेयो अन्य अधिकारियों के माध्यम से इसे पुनः ऊपर की ओर ले जाया जाता है, मतलब पुनः इसको डिसेंट्रलाइज फेज की अवस्था में ले जाकर इसको स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया जा सकता है। तो हाँ, इस लेवल पर ऐसा शायद माना जाता हो कि हो सकता है, इसे बोला जा सकता हो कि आज के समय में जो आधुनिक स्थानीय स्वशासन है उसके पिता हो सकते हैं। लेकिन ये पूरे स्थानीय स्वशासन के नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर ये जितना लिखा हुआ तो ये लिखा हुआ, इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे आप। देखिए, समझते हैं कि लॉर्ड रिपन ने
क्या प्रस्ताव रखा? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, कि लोकल बॉडी में जो पहले मनोनीत सदस्य थे उनको, पहले बहुमत में थे तो उनको क्या किया, अल्पमत में लाए। मतलब अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी, ज्यादा सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। निर्वाचित गैर सरकारी व्यक्ति हो। अब मनोनीत नहीं होगा, मनोनीत कम से कम होंगे, जितना कम हो सकता उतना होंगे, लेकिन जो बहुसंख्यक या बहुमत होगा वो क्या होंगे, गैर सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी व्यक्ति का मतलब है जो ब्रिटेन ना हो, ये ब्रिटिश वासी ना हो, अन्य व्यक्ति, जैसे भारतीय व्यक्ति को यहाँ पर बहुमत में रखा गया। ठीक है, इसके साथ क्या किया गया, जो पहले प्रमुख के रूप में जहां वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, अब क्या हो गया, एक गैर सरकारी व्यक्ति को ही या भारतीय व्यक्ति को ही इसका प्रमुख बना दिया। तो सबसे बड़ी विशेषता थी कि अब ये भारतीयों के द्वारा संस्था स्थापित होने वाली संस्था थी। जैसे लोकतंत्र की एक सिंपल सी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, लोकतंत्र का मतलब है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसी तरह इसमें लाया गया स्थानीय स्वशासन जो संस्था होगी वो आम जनता के द्वारा ही निर्वाचित होगी, आम जनता के लिए ही होगी और आम जनता के द्वारा ही शासित होगी। समझ में आया? कोई डाउट्स हो तो आप अपने सुझाव हमेशा लगातार अपने देते रहिए, कुछ भी कमेंट्स आपको करना हो करते रहिए, अच्छे हो बुरे हो। यदि आप हमारा अप्रिशिएट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यदि कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप लगातार अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ डाउट्स हो तो आप वहां पूछ भी सकते हैं, हम वहां पर आपको भी अपने सुझाव, अपने जो भी होंगे हम आपको उस पर और जानकारी देंगे। ठीक है, पहली विशेषता आप याद रखिए। दूसरा था, उन्होंने क्या किया कि जो शहरी नगर पालिका बोर्ड था, शहरी नगर पालिका बोर्ड, उसमें 2/3 मेंबर को निर्वाचन के माध्यम से चुनने की व्यवस्था की। मतलब एक तरह से इलेक्शन रिफॉर्म किया ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को, भारतीय सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए माना जाता है कि ये स्थानीय स्वशासन को पुनर्जीवित कर रहा है। तो इसलिए शायद हो सकता है कि इसे बोला जा रहा हो कि भारतीय स्वशासन के पिता हो। जैसे ही ये बॉडी स्टैब्लिश होती है तो बहुत सारे इन्हें स्थानीय कर लगाने के अधिकार दे दिए जाते हैं, स्थानीय टैक्स लगाने के अधिकार इन्हें मिलेंगे, दोनों को ही, इन्हें भी इन्हें भी। तो इस लाइन को आप याद रखिए। समझ में आ रहा? इसलिए बोला जाता है कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के पिता। हालांकि रिपन ने ऐसे सुधार किए, बदलाव लाए, जिसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में छोटे छोटे कानून पारित किए गए। ठीक है, लेकिन क्या था कि इनमें भी कमियां थी। ये ज्यादा से ज्यादा कागजी लेवल पर ही ये काम होते रहे, धरातलीय लेवल पर ज्यादा से ज्यादा काम नहीं हो सके, इसलिए बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ठीक है, इसलिए तो बाद में बहुत सारे अन्य सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, और एक चीज और नोटिस कीजिए, जो लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव लाए थे ये, इसे बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रस्ताव को
स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा रिपन के प्रस्ताव। जैसे ही आप पढ़ेंगे क्या, जैसे अन्य एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे शिक्षा पर पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि जो वुड डिस्पेस था, वुड आयोग था, उसकी जो सिफारिशें थी उसी को कहा गया। जैसे आधुनिक समय में कौन सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे संविधान है, उसमें पूछा जाता है कि संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, जिसमें आप बताते हैं कि मौलिक अधिकार है। चूंकि मैग्ना कार्टा का सिंपल सा मतलब था कि 1210 में जो ब्रिटेन के राजा थे और जॉर्ज प्रथम, उन्होंने क्या किया था कि मजदूरों के लिए बहुत सारे अधिकार उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से दिए थे। इस चार्टर को ही मैग्ना कार्टा कहा। तो हमेशा जब भी बहुत सारे अधिकार किसी प्रणाली को या किसी संस्था को या किसी समाज को जब भी किसी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो बोल दिया जाता है कि वह उस समाज या उस संस्था के लिए वह एक तरह का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का सिंपल सा मतलब है अधिकारों का घोषणा पत्र। इसी तरह चूंकि रिपन ने बहुत सारे अधिकार लोकल बॉडी को प्रोवाइड करवा दिए थे, इसलिए बोला जाता है रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा रखते हैं। ठीक है, आगे और देख ले, अगला पॉइंट देख सकते हैं। हॉब हाउस कमीशन। हॉब हाउस कमीशन के बारे में, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1907 को। हालांकि जब पहली बार इसकी कमीशन की गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष अलग थे, उनका नाम था हेनरी विलियम विलियम प्राइम रोज। प्राइम रोज सबसे पहले हेनरी विलियम प्राइम रोज को इस रॉयल कमीशन का इस रॉयल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। चूंकि प्राइम रोज ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद ही जब इस्तीफा इन्होंने दिया, इसके बाद CEH हॉब हाउस को इस रॉयल कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसे बोल दिया जाता है कभी कभी हॉब हाउस कमीशन। इस हॉब हाउस कमीशन का सिंपल सा काम था, जो रिपन ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, उन सुझावों के बाद क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे, क्या क्या वर्तमान में स्थानीय स्वशासन में सुधार करने चाहिए थे, इन सभी बातों को उन्हें डिस्कस करना था, उन पर चर्चा करना था और उन पर उन्हें सुझाव देना था। इसलिए इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 1909 में सबमिट की थी, जिसमें बहुत सारे इन्होंने भारतीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो उप जिला हो, मतलब जो तहसील लेवल का हो या फिर ग्राम लेवल पर हो, उन्होंने बहुत सारे सुझाव उनके डिसेंट्रलाइजेशन या एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सिफारिश, सिफारिशों में पहला देख लेते हैं क्या था। पहला सिफारिशों में था कि इन्होंने जो ग्राम पंचायतें थी, उनको बहुत सारे अधिकार, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे हेल्थ से हो, या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रा लेवल पर कार्य संबंधी अधिकार, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अधिकार ट्रांसफर कर दिए। जैसे आप देखते होंगे कि गांव में प्राथमिक प्राथमिक समुदाय केंद्र होता है जो चिकित्सा से रिलेटेड होता है, प्राथमिक पाठशालाएं होती हैं जो शिक्षा से लेवल होती है, ग्राम प्रधान सड़कें निर्माण करवाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेवल होती है।
तो कहीं ना कहीं जो हमारी वर्तमान प्रणाली है उसके छोटे छोटे तत्व वहां भी दिखाई देने लगते। चूंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं तो ऐसा कोई नई बात नहीं बोल रहे थे, हालांकि ये सुधार के लिए एक प्रयास का सिफारिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब रूरल एरिया पर ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाए और जुडिशियल पावर भी दिया जाए। जैसे आप न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत में जो आ, आ, पंच जो बहुत सारे निर्णय आपस में मध्यस्थता के माध्यम से सुना देते हैं, तो छोटे छोटे अधिकार दे दिए ग्राम पंचायत लेवल पर। दूसरा था तहसील। तहसील भी बोल देते थे या इसे उप जिला बोर्ड बोलते थे। सबसे महत्वपूर्ण काम तो सेकंड लेवल पर, मतलब ये था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय ग्राम लेवल पर और नगर लेवल पर तो काम अच्छे हो रहे थे, ठीक है, लेकिन जो तहसील लेवल था उस पर काम नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए? सबसे पहले क्या किया, इसको स्वायत्तता देनी शुरू की, स्वायत्तता प्रदान की और इसे ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण से मुक्त रखा। ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण से मुक्त रखेंगे तो क्या होगा कि जो तहसील लेवल पर काम होने होंगे वो गांव को भी कोऑर्डिनेट करेगा और जिला को भी कोऑर्डिनेट करेगा। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन की भूमिका में रहेगी। तो जब तक वो ऑटोनॉमी नहीं प्रदान करेगा तो तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो और इसे थोड़ा बहुत टैक्स लगाने का भी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रणाली कौन सी थी? नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका में तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा सकता है। क्यों समझा जा सकता है? क्योंकि पहली बार, क्या पहली बार नहीं, कई बार था, कई प्रयासों के बाद इन्होंने क्या किया कि नगर पालिका को भी टैक्सेस लगाने का राइट्स दे दिया। कहते आप भी टैक्स लगाइए और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रेवेन्यू कमाइए और उस सेल्फ रेवेन्यू का प्रयोग कहाँ कीजिए? अपने लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट का जो विकास है उस पर काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए? ज्यादा से ज्यादा आप इस टैक्सेस का प्रयोग क्या कहाँ कीजिए? प्राथमिक पाठशालाओं में कीजिए, पाठशाला में कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप स्वास्थ्य सेवा में कीजिए। वही जो मैंने आपको मूलभूत सुविधाएं बताई थी, ज्यादा से ज्यादा अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं में ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। क्योंकि क्या होता था कि कोई भी आपदा आएगी तो सबसे कहाँ देखा जाता है? सबसे पहले केंद्र की तरफ, राज्य की तरफ लोग मुंह फैला के खड़े हो जाते हैं कि वहां से फंड आएगा, लोकल लेवल पर बटेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोकल लेवल पर ही आप इसको जनरेट कीजिए और वहां की जैसी संरचना हो उस हिसाब से उसको टैक्स से लगाने की पॉसिबिलिटी दी। तो वही है, स्वास्थ्य हो गया, पशु चिकित्सा, इन सभी चीजों पर काम किया गया, ठीक है। और देख लेते हैं, 2-3 मिनट और क्लास चला लेते हैं ताकि ये पूर्णता खत्म हो जाए, फिर ताकि हम आगे से सिलेबस की अगली जो लाइन है उसको कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1909 में जैसे ये सारे प्रस्ताव आ गए, सिफारिशें आ गई, तो उसी समय 1909 में ही जो आईएनसी थी उसकी जो वार्षिक अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, ठीक है। तो यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस की तरफ से भी कि ज्यादा से ज्यादा लोकल बॉडी को हमें भी बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें अंग्रेजों पर दबाव डालना है, ठीक है। इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए आगे क्या होता देखते हैं। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कि जैसे ही कुछ 1909 में ही मार्लियामेंटो सुधार आ जाता है, उसके बाद 1917 में मांटेगू घोषणा पत्र आता है। इसके चूंकि मांटेगू और चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में आ जाता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार बोलते हैं। इसमें पहली बार क्या किया गया था कि प्रांतों को अधिकार ज्यादा मात्रा में दिए गए, ज्यादा मात्रा में दिए गए और हस्तांतरण सब्जेक्ट के रूप में स्थानीय स्वशासन के विषय को इन्होंने प्रांतों को दे दिया। पहले प्रांतों को यह अधिकार नहीं थे कि वो लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके, तो इसलिए जब इसे हस्तांतरित सब्जेक्ट के रूप में, जैसे आप वर्तमान में क्या पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो एक तरह से ये हस्तांतरित लिस्ट थी जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते थे। एक आरक्षित लिस्ट हुआ करती थी जिस पर केंद्र ही सारा का सारा नियंत्रण रहता था। एक हस्तांतरित थी जो जिसके कार्यों को ट्रांसफर लोकल बॉडी पर या लोकल लेवल पर किया जा सकता था। ठीक है, प्रांतीय सरकारों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। इन प्रांतीय सरकारों को भी इसमें हस्तांतरित सब्जेक्ट के रूप में टैक्सेशन लगाने का भी अधिकार दिया गया। राइट्स देंगे, तो मतलब अब यहाँ से क्या हो रहा है, नया बदलाव आ रहा है कि हमें कैसे प्रांतों को भी मजबूत करना, प्रांतों को भी अधिकार दे देने हैं ताकि वो आगे काम करते रहें। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इन्हीं को देखने के बाद क्या होगा कि छोटे लेवल पर जैसे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और पंजाब वगैरह राज्यों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित छोटे छोटे कानून पारित किए गए जो लगभग कितने राज्यों में, 9 राज्यों, 9 राज्यों। ठीक है, तो ये समझ लिया, आगे और देख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1900 फिर अंतिम में आता है, अंतिम बोल सकते हैं, भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेज पारित कर रहे थे ब्रिटेन संसद से, अधिनियम 1935। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रावधानों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया। क्योंकि क्या हो रहा था कि भारत भले उन्होंने 1919 में अधिकार प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए थे, लेकिन क्या हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये कागजी काम थे, लोकल लेवल पर कोई काम उतना होता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लेवल पर काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और साइमन कमीशन ने ये देखा था कि जो लोकल लेवल पर काम जितने होने चाहिए थे वो हो नहीं रहे थे। उन्होंने सुझाव दिए कि अब स्थानीय स्वशासन को ज्यादा से ज्यादा सेंटर पावर में लाना चाहिए, मतलब उस पर ज्यादा से ज्यादा अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो साइमन कमीशन ने कहा कि हमें अब कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए अब क्या होता है कि 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी जाती है कि जो स्थानीय निकाय होंगे, निकाय होंगे उनसे टैक्स के अधिकार कम कर दिए जाए, टैक्स के अधिकार कम कर दिए जाए और एक तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म की शुरुआत फिर से कर दी गई। हालांकि प्रांतों को यहाँ पर, प्रांत मतलब स्टेट को स्वायत्त रखा गया, स्वायत्त रखा गया, लेकिन अब स्थानीय निकायों पर हमने कंट्रोल रखना शुरू कर दिया। इसी कंट्रोल का ही प्रभाव है आज के समय में, देख सकते हैं जब भी 73वां 74वां संविधान संशोधन पढ़ा जाता है तो उसमें जो 29th कार्य जो ग्राम लेवल पर दिए गए, 18 काम जो नगर पालिका लेवल पर दिए गए हैं, हालांकि जो टैक्सेशन से संबंधित प्रावधान उस कानून में किया गया था कि जो लोकल लेवल पर टैक्स है वो सारा का सारा एक तरह से राज्य पर ही निर्भर रहता है कि वो कितने टैक्स लोकल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जब टैक्स के अधिकार कम करने का प्रोविजन 1935 में लाया गया, तो कहीं ना कहीं उसका प्रावधान या उसका प्रभाव हमारा जो नगर पालिका हो या ग्राम लेवल पर जो पंचायतें हों, वहां पर कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिकता की झलक हम देख सकते हैं कि वर्तमान में भी लोकल लेवल पर उसने टैक्सेशन के अधिकार
राज्य सरकार अभी भी नहीं देती, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव इसके रूप में देखा जा सकता है। तो ये सारा के सारा हमने देख लिया कि ब्रिटिश काल में कैसे एक न कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि 35 के बाद 37 में 47 में इंडिया आज़ाद हो गया था, फिर उसके बाद आगे की प्रोसीजरिंग कार्रवाई जो अगले सिलेबस की जो लाइनें हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट में अब आगे कैसे डेवलप होता है। तो हम क्रमशः कालखंड में पढ़ेंगे और अपना सिलेबस की लाइनें क्रमशः कवर करते हुए चलेंगे। और आपको ये सूचित करते हैं कि हमारा जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं महत्वपूर्ण, आप देते रहिए लगातार। और इसी के साथ गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें देते रहिए। गुड नाइट।